सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा जो प्रॉफिट फ्रॉम एक इंस्टीट्यूट है, ये टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का इंडिया में इसको स्थान मिला है। और जो हमारे सर पीयूष पटेल जी, इनको बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनर का भी खिताब मिला है। तो इसको मैं दोस्तों अपने ही अंदाज में आपको बताना चाहूँगा। यह इंस्टीट्यूट है प्रॉफिट फ्रॉम इट। यहाँ सिखाया जाता है कैसे रखें प्रॉफिट पोर्टफोलियो को फिट। टारगेट भी होते हैं यहाँ हिट। यहाँ है पीयूष पटेल, इन्वेस्टमेंट की शिक्षा को जो बना देते हैं बच्चों का खेल। वेल्थ क्रिएशन की राह पर स्टूडेंट्स को होने नहीं देते फेल। यहाँ आकर हर कोई जान पाए कहाँ पूंजी लगाएं और कैसे बनाएं भरपूर धन। इसीलिए हमारे पीयूष पटेल सर कहलाते हैं ट्रेनर नंबर 1। दोस्तों ये तो था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी इसी हफ्ते में पीयूष सर ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईपीएस है। ये कैसे देखे जाते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं और इनके क्या फायदे हैं, ये विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताया गया है। और ये बड़ा वेल्थ क्रिएशन में और कंपनी का एनालिसिस में आपको बहुत मदद करता है। तो ये मैं आप सबसे ये चाहूंगा कि आप इसका जरूर एक बार देखें। तो दोस्तों आज जो मैं कंपनी लेके आया हूँ उसका नाम है भारती एयरटेल। इसके Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट की समीक्षा करें उससे पहले चलो जानते हैं कि ये किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो दोस्तों ये टेलीकॉम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इस इंडस्ट्री की कुछ मुख्य कंपनियां हैं जियो, आइडिया, वोडाफोन, भारती एयरटेल, बीएसएनएल इत्यादि। तो इसका इंडिया में इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज देखें तो ग्लोबली ये हमारे देश में ये सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है वर्ल्ड में और फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप मार्केट है वर्ल्ड। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं वर्ल्ड में यहाँ पे। और ये सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट भी है। तो सब्सक्राइबर बेस है इसका 120 करोड़ से ऊपर का। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया 11% CAGR की ग्रोथ से इसकी एडवर्टाइजिंग मार्केट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम एडवर्टाइजिंग मार्केट बनने। अभी इसके काफी हेडविंड्स भी हैं। इसके कारण है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% FDI टेलीकॉम थ्रू एटोमेट ग्रुप मंजूर कर दिया है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक पैकेज पे काम किया जिसमें उन्होंने लाइसेंस फी को 8% से रिड्यूस करके 6% AGR का कर दिया है। और वहीं कैबिनेट ने 12,195 करोड़ की PLI स्कीम टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए मंजूर की है, जो कि इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक खबर है। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री के मार्केट शेयर के बारे में जानें। सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करें तो जो भी जितनी भी लिस्टेड मार्केट कैप की कंपनियां उनके मार्केट कैप टोटल अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ के करीब है, जिसमें से भारती एयरटेल अकेले ही 88% के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये 4,40,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। वहीं आइडिया नंबर 2 पे है, आइडिया वोडाफोन नंबर 2 पे है और 6% के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेवार है। और बाकी तो बहुत ही छोटी छोटी हैं, TTIML, टाटा महाराष्ट्र लिमिटेड और वो रेलटेल, ये बहुत छोटे छोटे हैं। इसके टोटल लिस्टेड कंपनी की और प्लस जियो जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उन सबका सेल्स मिला के देखें तो टोटल सेल्स बनता है 2.5 लाख करोड़ के करीब, जिसमें से भारती एयरटेल 1,17,000 करोड़ के करीब के साथ 46% कंट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है टोटल सेल्स में। और जियो सेकंड नंबर पे है जो 40% के करीब, जो कि 96,000 करोड़ के करीब आती है। आइडिया का तो बहुत ही कम है, 15% के करीब है, जो कि 39,000 करोड़ के करीब वो टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूट करती है। दोस्तों मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो भारतीय एयरटेल का जितनी भी ये सेल्स है, ये इंडिया प्लस उसके बाहर की जैसे साउथ अफ्रीका प्लस एशियन कंट्री, इनसे सबसे मिला के इतना है। वहीं जियो का खाली इंडिया से ही सिर्फ 96,000 करोड़ का इसका सेल्स आता है। खाली अगर इंडिया की सेल्स की बात करें तो जियो भारतीय एयरटेल से ज्यादा सेल्स करती है। वहीं प्रॉफिट शेयर की बात करें
तो हम देखते हैं प्रॉफिट में जियो सबसे ज़्यादा है 15,000 करोड़ के साथ, भारतीय एयरटेल 8,000 करोड़ के साथ नंबर 2 पे, और रेलटेल तो बहुत छोटी कंपनी है, 200 करोड़ के करीब ही ये इसका प्रॉफिट है, और बाकी तो सारी लॉस मेकिंग है। और जिसको वोडाफोन आइडिया जो कि अपना नंबर 3 पे रेवेन्यू था, वो तो देखो कितने बुरी तरीके से लॉस करती है। अब ग्रोथ देखें तो जियो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है 41% के साथ। ये इसलिए भी है क्योंकि इसने अभी ही 4-5 साल से ही स्टार्ट किया है अपना, तो इसलिए इसका, और वैसे भी बाकियों का भी ये शेयर बड़ी तेजी से छीन रहा है, इसलिए 41% से है नंबर 1, लेकिन ये लिस्टेड नहीं है। फिर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। वहीं रेलटेल 12% के साथ नंबर 2 पे है, और भारतीय एयरटेल 4% पे, और आइडिया 2% पे ग्रोथ है, और बाकी का तो नेगेटिव ग्रोथ। अब इनके क्वालिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है जियो का 16%, रेलटेल 14% और भारतीय एयरटेल 7%। रिजर्व वर्सेस टोटल डेट इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि ये सारी ही कंपनियां भयंकर डेट में है, सिवाय रेलटेल, ये अपना डेट फ्री कंपनी है। और यहाँ पे एक जियो को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो अभी अलग से लिस्टेड नहीं है, तो उसका जो भी है वो भी वैसे तो उसमें इतना डेट नहीं है जितना बाकियों में है। भारतीय एयरटेल का देखें तो ये उसके डबल डेट है जितना भी उसका रिजर्व है, लेकिन बाकियों का तो बहुत ही बुरा हाल है, उनका तो रिजर्व भी नेगेटिव में है, माइनस में चल रहा है, तो वो तो बहुत ही बुरे हाल में है। इन सबको देखते हुए हम यही देखते हैं कि भारतीय एयरटेल ही इन कंपनियों में एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम निवेश की सोच सकते हैं, और जियो तो जब लिस्ट होगी तब उसके बारे में सोचें। अब भारतीय एयरटेल को बिहेवियर देखें कि पास्ट में कैसा था, फ्यूचर में कैसा था, और प्रेजेंट में कैसा है, और फ्यूचर में कैसा होगा। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि वो फ्यूचर में उसका कैसा बिहेवियर रहेगा। तो हम देखते हैं कि रेवेन्यू इसका 2009 में 37,000 करोड़ का था, जो कि 2022 में बढ़कर 1,16,000 करोड़ के करीब हो गया है। यानी पिछले 13 सालों में 9% से इसने ग्रो किया है, और 3 टाइम्स इसने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है। ये बीच में 2 साल 2018-19 में रेवेन्यू गिरे थे, वो तो उस टाइम तो सभी कंपनियों के बहुत बुरे हाल थे, फिर भी इसने अपने को संभाला। और रेवेन्यू करंट Q1 की बात करें तो 2022 में इसका रेवेन्यू था 27,000 करोड़ के करीब, जो Q1 2023 में बढ़कर 33,000 करोड़ के करीब हो गया, यानी ये 22% से इसने ग्रो किया है इस रेवेन्यू। सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो हम देखते हैं कि इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू मोबाइल सर्विसेज इंडिया से आता है, और नंबर 2 पे मोबाइल सर्विसेज अफ्रीका पे। ये मेन है, बाकी तो इससे कम कम थोड़े थोड़े। अगर एबिटा की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने एबिटा लेवल पे कभी भी अपने पूरे हिस्ट्री में कभी भी कोई लॉस नहीं किया, और Q1 22 और 23 की कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि इसकी एबिटा 27% से ग्रो करी है, और इनके एबिटा मार्जिन 4% से ग्रो करी है, जो कि बहुत अच्छे हैं। Q1 2022 में इसका 48% मार्जिन थे एबिटा लेवल पे, और Q1 2023 पे 50%। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो हम देखते हैं कि इसका 2009 में प्रॉफिट 8,000 करोड़ के करीब था, जो कि अब 22 में भी 8,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है, 8,300। और इसका जो लाइफ टाइम हाई था अभी तक वो 9,000 करोड़ के करीब था, और बीच में तो ये अपना इसका प्रॉफिट कम ही रहा है, लेकिन इन्होंने लॉस नहीं करा, जबकि बाकी इस पीरियड में बहुत बुरा हाल था, सारी ही कंपनियां और बाकी की लॉस में मेकिंग थी, लेकिन ये फिर भी प्रॉफिट करता रहा है। और ये 2020 में और 2021 में ये लॉस दिखा रहा है 31,000 करोड़ और 12,000 करोड़ का। लेकिन ये भी मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि ये किस वजह से है, क्योंकि इन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, कैपेक्स किया है, उस वजह से भी है, और वो आगे डिस्कस करेंगे। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
करंट ग्रोथ की बात करें तो Q1 में इसका प्रॉफिट था 950 करोड़ के करीब, जो बढ़ के 2500 करोड़ के करीब हो गया 2023, यानी 162% से इसका प्रॉफिट इस ईयर ऑन ईयर Q1 में ग्रो किया है। रिजर्व की बात करें तो 2009 में इसका रिजर्व 21,500 करोड़ था, जो बढ़कर अब 2022 में 64,000 करोड़ के करीब हो गया है, यानी 3 गुना हो गया है पिछले 13 साल। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि 2020 में इसका लाइफ टाइम हाई रिजर्व था 74,000 करोड़ के करीब, जो कि 21 में घट के 56,000 करोड़ रह गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा एक तो जो लॉस दिखा रहा था वो है, दूसरा ये मेन है इन्होंने कैपेक्स किया, दबा के कैपेक्स किया है 2021 में। वो इसलिए इन्हें करना पड़ा क्योंकि जियो सीन पे आ गया और वो बाकी सबके शेयर खा रहा था। उनको कम्पीट करने के लिए इन्हें ये कैपेक्स करना ही पड़ा ताकि वो उसे टक्कर दे सके। ये मेजर कॉस्ट में देखें तो हम देखते हैं कि इनका सबसे ज्यादा एक्सपेंस नेटवर्क ऑपरेशन में ये होना चाहिए, जो कि 15% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही कम, शायद ही किसी कंपनी में दिखता है कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन सबसे ज्यादा दिखे। ये इसीलिए है दोस्तों कि इन्होंने दबा के कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, अपने सर्विसेज को एक्सपेंशन किया है, नए नए और एरियाज में अपने नेटवर्क लगाए हैं, तो इस वजह से ये है। और ये आने वाले समय में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा और हम देखेंगे कि इसका मेन खर्चा ये नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही रह जाएगा और ये धीरे धीरे नीचे हो जाएगा और इसका जो मार्जिन है और उसका जो प्रॉफिट है वो आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 2011 में इसका प्रोमोटर्स के पास 68% इसकी शेयर होल्डिंग थी, जो 2023 आते आते 56% रह गई। म्यूचुअल फंड्स ने, जो कि 2011 में 4% था, उन्होंने अपना इसमें भरोसा जताते हुए अपना इसमें हिस्सा बढ़ाया है, जो कि 12% से ऊपर हो गया। एफपीआई तो इस पर जबरदस्त शुरू से ही बुलिश है। 2011 में 17% था, जो अब बढ़ा के उन्होंने 19% के करीब कर दिया है। और यहाँ वही रिटेल का देखेंगे तो ये 2% के आसपास कांस्टेंट ही है। आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की, एक यूजर से उनके पास एवरेज कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो ये देखते हैं हम Q1 में 2022 में 146 था, वो बढ़ के Q1 2023 में 183 हो गया, यानी 25%। यदि हमें एक हिम्मत बढ़ाता है कि आने वाले समय में इस पे प्रॉफिट काफी अच्छे बढ़ेंगे, और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ेंगे, इनके यूजर्स भी बढ़ेंगे और इनके ये आगे आरपू भी बढ़ने की वाले हैं। शॉर्ट टर्म ग्रोथ की बात करें तो हमने Q1 2023 में एक्सपेक्ट किया था कि इसके रेवेन्यू 60% से बढ़ेंगे और प्रॉफिट 160% से। तो एक्चुअल में हम देखते हैं कि जब इसका रिजल्ट आया Q1 2023 का, तो इससे रेवेन्यू बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 16% से बढ़े और इसका प्रॉफिट 167% से। इस ट्रेंड को और इसके बाकी चीजों को देखते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 15% से होगी और प्रॉफिट 20% से, और लॉन्ग टर्म इसकी ग्रोथ सेल्स और प्रॉफिट 12% से बढ़े। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो इसका 2022 में 1,16,500 करोड़ का जो इसका रेवेन्यू था और 8,300 करोड़ के करीब प्रॉफिट था, वही Q1 में इसका जो रेवेन्यू था वो 33,000 करोड़ के करीब था और प्रॉफिट 2,500 करोड़ का एक क्वार्टर का। तो इसका ईपीएस देखें तो हम फाइनेंशियल ईयर 2022 में ईपीएस फाइनेंशियल ईयर 2022 में ईपीएस था 7.67 का, जो अपग्रेड ईपीएस पिछले 4 क्वार्टर्स का मिला के 10.02 हो गया है, और इसका फॉरवर्ड ईपीएस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 11.63 होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में एंड होते हुए, और प्रॉफिट मार्जिन हम इसका एक्सपेक्ट करते हैं कि 7% के आसपास ही रहेगा। इसी ट्रेंड को बेस करते हुए हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि 2023 में इसका रेवेन्यू होगा 1,35,000 करोड़ के करीब और 10,000 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट होगा, जो कि दोनों ही इसके लाइफ टाइम हाई होंगे। वहीं 2025 में इसका जो रेवेन्यू होगा वो राउंड अबाउट
1,90,000 करोड़ के करीब इसका रेवेन्यू होगा और 14,000 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट होगा। और 2030 आते आते ये 3 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा इसका रेवेन्यू और 25,000 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट होगा। इसके करंट मार्केट प्राइस है 767। इसका 52 वीक हाई लो है, लो 52 वीक लो 629 एंड 52 वीक हाई 793। इसका फेयर प्राइस एक्सपेक्टेड है 23 में 637, यानी ये कि फंडामेंटली 650 637 इस एरिया में हम सेफली इसे बाई कर सकते हैं। वही इसका फेयर प्राइस 2025 में 895 का और 2030 में 1600 के करीब होगा। अब दोस्तों चलो देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करके वो क्या कहता है। टेक्निकली हम देखेंगे कि इसका एक्सपोर्ट है 600 के आसपास। जब भी ये 600 के नीचे आए हम इस पे बाई कर सकते हैं और जब भी ये सब इसका टारगेट शॉर्ट टर्म का टारगेट है, ये 795 का है। जब भी यहाँ आए तो हम 5% अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं और जब भी ये जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं अचीव हो जाएगा और जब भी ये जैसे ही ये टारगेट हिट होएगा और ये उसके ऊपर ट्रेड करेगा हम इसका नए टारगेट आपके सामने लेके आए। दोस्तों अंत में ये कहूंगा कि इस इंडस्ट्री की रिलायंस जियो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है, ये अलग से लिस्टेड नहीं है और वो जियो का रेवेन्यू पूरे रिलायंस इंडस्ट्री में 11% के करीब कंट्रीब्यूशन देता है। वहीं अगर हम प्योर टेलीकॉम प्ले की बात करें और जो लिस्टेड स्टेट में हो तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं बचता, खाली एक के आरपू आगे आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेंगे और ये हमें हिम्मत बढ़ाते हैं और एक हमारे को ये बताते हैं कि इसके आने वाले समय में इनके मार्जिन भी बढ़ेंगे और इनका प्रॉफिट भी बढ़ने ही वाला है। इसका मोरेटोरियम पीरियड दिया था सरकार ने इनको इन कंपनियों को हेल्प करने के लिए, लेकिन इस कंपनी ने अपना जितना भी बकाया पैसा था उन्होंने एक साथ दे दिया है। अब इन्हों को कुछ भी सरकार को नहीं देना, तो उस तरफ से भी ये फ्री हो गई। अब इसी वजह से इनका आने वाले समय में इनकम एंड प्रॉफिट दोनों ही जबरदस्त बढ़ेंगे और हम इस कंपनी पे ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी को हम अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ इसके देखते हुए अभी 8% आधा परसेंट ही पोर्टफोलियो का हिस्सा इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं और जब रिलायंस जियो अलग से लिस्ट हो जाएगा तब हम उसको बारे में सोचेंगे कि इसको कैसे रिवाइज किया जाए। ये प्रेजेंटेशन एजुकेशन पर्पज के लिए थी सर। आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें कोई बाइंग और सेलिंग करने से पहले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच। बेहतरीन प्रेजेंटेशन था और बेसिकली टेलीकॉम एक चैलेंजिंग सेक्टर है और चैलेंजिंग सेक्टर में जियो की एंट्री की वजह से कंपटीशन काफी सारी बढ़ गई है, तो जियो ने सबकी धड़कनें रोक रखी है। तो इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए मैं पीयूष सर का एक रिव्यू लेना चाहूंगा। मिलिंद भाई, विजय भाई ने जो भी पॉइंट्स कवर किए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। विजय भाई आपने पूरा ग्रोथ, क्वालिटी और फ्यूचर एस्टिमेट रखा है, तो जो बातें यहाँ पे रखी उसको दोहराने की अभी हमको जरूर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर इस चीज का ध्यान रखे, आप सोचे अपने आप की क्या आपको ग्रोथ मिलना है ये सेक्टर में। दोस्तों एक जमाने में हमारे घर पे खाली एक कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड हुआ करता था, लेकिन अभी 10 साल बाद का सोचो तो आपके घर में 10 से 15 चीजें होगी जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकता है स्मार्ट वॉच हो सकता है आपका ओवन हो सकता है फ्रीज हो, काफी चीजें, टीवी तो हो चुका होगा। तो अब ये जमाना टेलीकॉम, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। ग्रोथ आपको अच्छा मिल सकता है यहाँ पे अगर जियो नहीं होता, राइट। अगर जियो नहीं होता तो हम भारतीय में 3% भी वेटेज रख सकते थे, पर ये दोस्तों हकीकत की बात है, जो आपको डेटा ऑलरेडी विजय भाई ने बताया है कि जियो की एंट्री हो चुकी है कुछ साल पहले और जियो बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, जियो की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। हाँ देखिए वो डायरेक्ट लिस्टेड नहीं है, पर अगर आपके पास रिलायंस है तो सो यू कैन एज्यूम 25% जियो आपके पास टेलीकॉम है, राइट। तो इन डेटा के आधार पे आप आधा टका भारतीय को वेटेज दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आपके पास रिलायंस है ज्यादा 4-5% वेटेज, अब भारतीय नहीं भी लेना चाहे तो इट्स ऑल राइट, बराबर, बट इट्स योर चॉइस। अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड टेलीकॉम चाहिए देन यू कैन कीप भारतीय विद 0.5% वेटेज,